रमेश अपने दो दोस्तों के साथ मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठा हुआ था। सामने चाय वाले की दुकान थी और तीनों खाली ग्लास टेबल पर रखे हंसते बतियाते रहे थे। हैप्पी बर्थडे दीपक भाई। थैंक यू। ये देखो पापा ने गिफ्ट में बाइक दिलाई मुझे। सच में बाइक दिला दे? हाँ भाई, पहले तो मान नहीं रहे थे, बोले पैसे नहीं है, बहुत खर्चा है, लेकिन मैंने जिद की तो आखिर में मान गया। अब देखो एकदम नई नवेली बाइक घर के बाहर खड़ी है। वाह यार, तू तो बड़ा लकी है। तेरे पापा सच में कितने अच्छे हैं। बिल्कुल, तेरे पास तो सब कुछ है, अच्छे अच्छे कपड़े, जूते और अब बाइक भी। हाँ भाई, पापा सब कुछ दिला देते हैं। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तीनों हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने घर निकल गए। रमेश जब घर लौटा तो दरवाजे पर खड़ी अपनी बहन मानसी को देखा। अरे मानसी, ये तेरी चप्पल को क्या हो गया? पूरी तरह से फट गई है। हाँ, कॉलेज से लौटते समय रास्ते में टूट गई। तूने मम्मी पापा को बताया? बताया था, लेकिन पापा बोल रहे थे पैसे नहीं है। फिर आरती ने अपने अंकल से सिलवा दी थी, वो भी फ्री में। लेकिन देखो ना, फिर से टूट गई। अब कॉलेज कैसे जाऊंगी? रमेश चुपचाप बहन की हालत देखता रह गया। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए उसके पिताजी दिखाई दिए। पापा, आपके पास 100 रुपया है क्या? मानसी के लिए चप्पल लेनी है, वरना ये कल कॉलेज नहीं जा पाएगी। अरे बेटा, सच कह रहा हूँ, जेब में 1 रुपया नहीं है। ठेले पर 16-17 दिन से कुछ बिक ही नहीं रहा। समझ में नहीं आता घर कैसे चलेगा। देखो बेटा, तुम्हारे पापा सच बोल रहे हैं। बार बार उनसे पैसे की जिद मत किया करो, थोड़ा हालात समझो। रमेश को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पापा की थकी आंखें देखकर वो चुप हो गया। इसके कुछ दिन बाद दोनों भाई बहन की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। रमेश सोचता रहा कि पापा के पास पैसे तो है नहीं, तो एग्जाम देने दोनों कैसे जाएंगे? कुछ तो पैसे लगेंगे ना। आखिरकार उसने खुद जुगाड़ लगाया। उसने अपने दोस्त रविंद्र के पापा की दुकान पर काम करना शुरू किया और वहीं से कुछ पैसे कमाकर मानसी को दे दिए। ये पैसे कहाँ से आए? अरे तू बस ले ले, तुझे पढ़ाई करनी है ना, इतना सोच मत। परीक्षाएं खत्म हुई। कुछ दिन बाद त्योहार भी आ गया। चारों ओर खुशियों का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे, लेकिन रमेश और मानसी के पास वही पुराने कपड़े थे। पापा, ये कैसी जिंदगी है? दूसरों के पापा अपने बच्चों को सब कुछ दिलाते हैं, और आपने हमें आज भी कुछ नहीं दिलाया। ना अच्छे कपड़े, ना पढ़ाई का खर्च, कुछ भी तो नहीं कर पाते आप। आखिर क्यों? हमारे चाचा की तो दुकान है, ताऊ जी की अच्छी नौकरी है, पर आप अब तो कुछ भी नहीं है, ना ही आपके पास कुछ है। क्या हम ही सबसे गरीब है? उस दिन मानसी ने कुछ नहीं कहा, न ममता देवी ने। सब कमरे में चले गए। रामू चुपचाप खड़ा रह गया। तभी, लो पापा, ये पंखा भी खराब हो गया। इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे अब? बगल की कमल काका 50 रुपए में ठीक कर देंगे, लेकिन आप तो यही कहेंगे ना पैसे नहीं है। आखिर हम कब तक ऐसे जिएंगे? अरे मानसी, पापा से उम्मीद ही मत रख। तेरे एग्जाम में जो पैसे तुझे दिए थे ना, वो पापा ने नहीं दिए थे, मैंने रविंद्र के पापा की दुकान पर काम करके लाए थे। क्या? अजी, आपने जवानी में तो कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं कर पा रहे। आपकी वजह से बच्चों का बचपन बर्बाद हो रहा है। हाँ माँ, सच कह रही हूँ। बचपन में कितने सपने देखे थे मैंने और मानसी ने, लेकिन आज सब खत्म हो गया। पापा ने हमें कुछ भी नहीं दिया, न घर, न जमीन, न जायदाद। पता नहीं माँ, आपने इनसे शादी क्यों की? ये सुनकर रामू बुरी तरह रो पड़ा, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। पहले जब उसकी माँ जिंदा थी तब बच्चे इतना नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो रोज की कड़वी बातें उसकी किस्मत बन चुकी थी। खैर, 2.5-3 साल बीत गए। अब रमेश 24 साल का हो चुका था और वो एक कंपनी में छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा है। वहीं उसकी बहन मानसी भी कहीं काम करने लगी थी। दोनों अपना खर्चा खुद निकाल रहे थे, लेकिन रमेश का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। रामू हर दिन कोशिश करता कि वो अपने बेटे से बात करे, लेकिन रमेश तो मुंह फेर लेता था। मानसी भी अपने पिताजी के साथ ठीक से पेश नहीं आती थी। तभी इसी बीच, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम प्रतिमा है, सामने वाली कंपनी में ही काम करती है, बहुत अच्छी है और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है उसे। वो कुकिंग का काम करती है। अच्छा, तो तू शादी के बारे में सोच रहा है बेटा? हाँ माँ, मुझे लगता है अब यही सही वक्त है। आप उससे मिल लीजिए ना, फिर आगे बात कर लेंगे। कुछ दिनों बाद रमेश और उसका परिवार प्रतिमा के घर गया। घर छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और अपना था। वहीं अब बारी थी लड़की वालों के आने की। ये लोग रमेश के घर में आते हैं। आपका अपना घर है? नहीं, ये किराए का घर है, लेकिन कई सालों से यहीं रह रहे हैं। अब तो अपना घर जैसा ही लगने लगा ये। ये सुनकर प्रतिमा के माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा। वहीं रमेश को अंदर से बहुत गुस्सा आया। तो क्या हुआ? घर दीवारों और छत से नहीं बनता, घर बनता है प्यार और इज्जत से। और आपका परिवार बहुत अच्छा है, मेरे लिए इतना ही काफी है।
एक घर भी नहीं है हमारे पास, लोग पूछे तो शान से बोल भी नहीं सकते। अच्छा तो हमें रिश्ता मंजूर है। लीजिए रामू जी मिठाई खाइए, बेसन के लड्डू है। लीजिए ममता जी आप भी खाइए। हाँ हाँ, आप भी खाओ और बधाई हो। सब हंसते हुए मिठाई खाने लगे। उसी रात पापा अब आप बताइए, इतने सालों में कुछ तो पैसे बचाए होंगे ना आपने? इतने सालों में हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, कपड़े जूते बाहर का खर्च हम सब कुछ खुद संभाल रहे थे। बस आपका काम था महीने भर का राशन भरना। अब तो मेरी शादी होने वाली है, कम से कम इस मौके के लिए तो आपने कुछ रखा होगा ना? बेटा माफ करना, सच कहूँ तो मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं है। जितनी कमाई होती है उससे घर का खर्च चल जाता है, बस इसीलिए 5-6 हजार रुपए है मेरे पास, वही दे सकता हूँ। क्या? अरे मन रखने के लिए सही बोल देते कि कहीं से जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन आप तो जैसे कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे कैसे पिता है आप? बिल्कुल सही कहा भैया आपने, इतने साल हो गए 1 रुपए की मदद नहीं की पापा ने। असल में मानसी, इनको कभी सपने देखने की आदत ही नहीं थी, न खुद आगे बढ़े न हमें आगे बढ़ने दिया। देख लो माँ, आप हमेशा पापा की तारीफ करती हो ना, अब देख लो बेटे की शादी के लिए भी कोई तैयारी नहीं की इन्होंने। बताइए अब मानसी की शादी के लिए क्या करेंगे फिर? सब कुछ क्या मैं अकेला ही करूंगा? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे बच्चों मैं भी क्या करूं, मुझे पता था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचा था थोड़े पैसे हो तो भी खुश रह लूंगी इनके साथ, लेकिन देख लो इनके पास तो कुछ नहीं है। तुम लोग हमेशा मुझे सुनाते रहते हो, लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं कि मेरी जिंदगी भी कितनी कठिन है। मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं से कर्ज लूं, कर्ज ले लिया तो फिर और मुसीबत आ जाएगी, हम लोगों का जीना और सांस लेना और मुश्किल हो जाएगा। ये सब बहाने हैं पापा। रविंद्र के पापा ने भी कर्ज लिया था, लेकिन आज बिजनेस खड़ा कर दिया, वक्त पर सब चुका भी दिया। लेकिन आप तो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, बस बैठे बैठे नाटक करते रहते। अब तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। माँ खाना लगाओ आप। उस रात तीनों ने अकेले बैठकर खाना खाया। रामू अकेले बाहर बैठा रहा, किस्मत को कोसता रहा और खुद को बुरा भला कहता रहा। तभी अगले दिन रमेश अपनी बहन मानसी के पास गया। मानसी देख, पिताजी से तो कुछ होने वाला है नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं और जोड़ भी नहीं पाएंगे, और ना ही लगता है अब कुछ कर पाएंगे। अब तू ये बता, तू मेरी मदद करेगी ना? हाँ भैया क्यों नहीं करूंगी, आप ही तो मेरी ग्रेजुएशन की फीस भर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो। मानसी ग्रेजुएशन कर रही है, उसकी फीस लगती है, लेकिन बीच बीच में स्कॉलरशिप मिल जाती है जिससे थोड़ा बहुत काम चल जाता है। देख मैंने भी कुछ पैसे बचाए थे अपना ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन अब पापा तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, तो वही पैसे मुझे शादी में लगाने पड़ेंगे। बाद में जब एडमिशन का टाइम आएगा कहीं से जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन अभी तो तुझसे मदद चाहिए। हाँ भैया मैं कर दूंगी, मैंने कुछ पैसे बचाए थे, आगे कोई कोर्स करना था उसी के लिए जमा किए थे, वो पैसे आपको दे दूंगी। अगले दिन मानसी बैंक में गई, उसने 40,000 रुपए निकाल कर सीधे अपने भैया के हाथ में दे दिए। देखो पापा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपकी बेटी ने पढ़ाई करते करते मेहनत करके इतने पैसे बचा लिए और आप 7,000 तक पूरे नहीं दे पाए। और ये देखो, ये 50,000 मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए रखे थे, लेकिन अब शादी में लगाने पड़ रहे हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, शायद मुझे अपनी पत्नी के घर वालों से पैसे मांगने पड़े। थोड़ी बेइज्जती होगी तो हो जाए। आपको तो वैसे भी इज्जत और बेइज्जती का मतलब ही नहीं पता होगा, है ना? अगर होता तो कम से कम हमें इस हालत तक तो नहीं पहुंचाते आप। रमेश ने गुस्से में पापा को बहुत कुछ सुना दिया, फिर उन पैसों से छोटे मोटे इंतजाम कर लिए। शादी में जैसे तैसे नाक बच गई, थोड़ी मदद इधर उधर से भी आ गई, शादी ठीक ठाक हो गई। प्रतिमा बहू बनकर घर आ गई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर से वही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। सासू माँ चलिए ना, मेला लगा है, घूमने चलते हैं। ममता देवी तैयार हुई, उसने साड़ी पहन ली। प्रतिमा देखते ही बोली, अरे माँ इतनी पुरानी साड़ी क्यों पहन रखी है, कोई नई साड़ी नहीं है क्या? नहीं बेटा, ये साड़ी पुरानी नहीं है, 1.5 साल पहले ही ली थी, बहुत अच्छी है। उसी वक्त रमेश ने देखा कि पापा ठेला खींचते हुए घर लौट रहे हैं। बेटा देख ले, आज भी बस 50 रुपए की बिक्री हुई है। बस इतना ही? पता नहीं आप कैसे आदमी हो, कम से कम इतना तो कमा सकते हो आप कि अपनी पत्नी को हर 5-6 महीने में एक नई साड़ी दिला दो। अरे सस्ती वाली ही सही। देखो आप, मेरी पत्नी आपकी पत्नी के साथ मेले में जा रही है, लेकिन मम्मी के पास पहनने के लिए एक नई साड़ी नहीं है। मुझे इतनी शर्म आ रही है कि कमरे में जाने का मन भी नहीं कर रहा, और ये सब आपकी वजह से। यही वजह है कि हम आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। रमेश बहुत गुस्से में था। उसे अब परवाह नहीं थी कि उसकी पत्नी सुन रही है या नहीं। वहीं प्रतिमा सब समझ गई कि ससुर की घर में कोई कदर नहीं है। तभी शाम को रमेश ने प्रतिमा को सब कुछ समझाया।
अच्छा, तो ये बात है। वहीं अगले दिन से प्रतिमा ने ससुर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। अरे ओ ममता, रमेश की माँ, मानसी की माँ, जरा एक गिलास पानी तो ला दो। बहू कमरे से बाहर आई, ससुर को देखा भी नहीं, सीधा किचन में चली गई और पकौड़ियां बनाने लगी और साथ में चाय भी। वहीं ससुर राम का मन चाय पीने का था, लेकिन बहू ने तो उसे पूछा तक नहीं। उसके कुछ दिन बाद सब लोग आराम से फिल्म देख रहे थे। रमेश ने टीवी पर फिल्म लगा दी थी। उसी कमरे में 2 कुर्सियां भी थी, एक पर मानसी बैठी, दूसरी पर प्रतिमा। बाकी दोनों बिस्तर पर लेटे थे, फिल्म देख रहे थे। तभी ससुर काम से घर लौटे। अच्छा, तो तुम लोग टीवी देख रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। बहू भी चुप रही, यहाँ तक कि उसने कुर्सी से उठकर जगह भी नहीं दी अपने ससुर को। पापा, आपको भूख लगी होगी ना, आज अपने आप खाना खा लो। आपकी मनपसंद तोरे की सब्जी बनाई है, हम लोग फिल्म देख रहे हैं। उधर ममता देवी मन में सोचने लगी। ससुर आए और बहू ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं भी क्या करूं, जब अपने ही बच्चे पसंद नहीं करते इन्हें, तो बहू क्या करेगी। इसके 5 दिन बाद, देखो ये पास्ता ना बहुत अच्छा है, थोड़ा महंगा वाला भी है। हम लोग ना अपने घर पर कभी कभी बनाते हैं इसे, सोचा आप लोगों को भी बना के खिलाओ। मैं चीज, सॉस और बाकी सामान भी ले आई हूँ। बहू किचन में लग गई। थोड़ी देर में घर में खुशबू फैल गई और प्लेटों में पास्ता परोस दिया गया। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ, सच में बहुत बढ़िया। अच्छा मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि पास्ता तो बहुत कम थे, इसलिए 1 लोग के लिए कम पड़ गया है, तो ऐसा करते पापा जी को रहने देते। तभी इसी शाम को दरवाजे की तरफ हल्की सी आहट हुई और रामू आते हुए देखे, जिसके सर पर थोड़ी चोट आई हुई थी। पापा, ये क्या हुआ, ठीक तो है ना आप? अरे बेटा, हमारा ठेला एक कार वाले से जोरदार भीड़ गया, सर पर भी तेज चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, यहाँ बैठ जाओ आप, मैं हल्दी का लेप बना के लाती हूँ अभी। मानसी भी उठकर अपनी माँ की मदद करने लगी। मानसी अपने पिताजी के लिए दूध लेकर आई। रामू की पत्नी उसके लिए हल्दी का लेप लेकर आई। उसने रामू के सर पर हल्दी का लेप लगा दिया। माँ जल्दी करो, पापा को ज्यादा दर्द लग रहा है। तभी रमेश ने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें सहारा देकर कमरे तक ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ये ठेले का काम छोड़ दो, कोई और काम सीख लो आप। अब देखो क्या हालत हो गई आपकी। बेटा, मैंने पढ़ाई नहीं की, कोई और काम आता नहीं। बीच में बर्तन बनाने का काम किया था, पर वो भी सही नहीं चला, जिसके कारण 3 दिन तक तो कोई कमाई नहीं हुई थी। बड़ी मुश्किल से गुजारा हुआ था उस समय। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि दिनेश से थोड़ा कर्ज ले लूं और कुछ सस्ते कपड़े खरीद कर ठेले पर बेचने लगूं, शायद थोड़ी कमाई हो जाए। रमेश कुछ नहीं बोल पाया। भीतर से नाराज था, पर बाहर चुप रहा और कमरे से बाहर निकल गया। ऐसे ही दिन निकलते रहे। वहीं रमेश इधर उधर से जुगाड़ करके अपना ग्रेजुएशन का एडमिशन करवा ही लेता है। तब उसने सोचा, एक बाइक ले लेता हूँ किस्त पर, ताकि प्रतिमा मायके आ जा सके और घर की छोटी मोटी जरूरतें भी आसान हो जाए। प्रतिमा, सुनो तो, मैं सोच रहा हूँ एक बाइक ले ले किस्त पर। तुम देखो ना, कहीं से थोड़ा पैसा मिल जाएगा क्या। अरे मैं बार बार कहाँ से पैसों का जुगाड़ करूं, और तुम्हारे पिताजी से भी कुछ करने के लिए कहो ना। वैसे भी कुछ समय पहले मेरे पिताजी ने तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए पैसे दिए थे ना, अब वो बार बार कहाँ से लेकर आएंगे पैसे। उनके पास कौन सा पैसों का पेड़ लगा है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पिताजी के पास पैसे हैं लेकिन वो छुपा कर रखते हैं या अपने किसी रिश्तेदार को देते हैं। अरे ये तो भगवान ही जाने वो अपने पैसों का क्या करते हैं, सच बोलते भी है या नहीं, मैं तो परेशान हो गया उनसे। तभी मानसी बीच में आकर बोली, भैया, पापा से तो कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर रमेश और भी गुस्सा हो गया और वो गुस्से में अपने पिताजी के पास जाकर न जाने उन्हें क्या क्या बोलने लगा। तभी अगले दिन, देखिए हमने ये नया साउंड बॉक्स लिया है, ऐसा कहकर वो सबको साउंड बॉक्स दिखाती है, लेकिन अपने ससुर को छोड़कर। रमेश चुपचाप देख रहा था। उससे खटक गया कि कम से कम पिताजी को बता तो देती, पर उसने कुछ कहा नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। रमेश को अपने एक दोस्त से खबर मिली। अरे रमेश, एक जगह मिल रही है बहुत सस्ती, आज नहीं लोगे तो कल पछताओगे। ये सुनकर रमेश के मन में हलचल मच गई। उसी शाम उसने पिताजी से ये बात बोली। पिताजी, अगर आपके पास कुछ हो तो बताइए, मुझे उम्मीद तो है नहीं, लेकिन अब हो तो बता दीजिए। बेटा, मेरे पास सिर्फ 8-9 हजार जमा है, चाहो तो ले लो। आपके हाथ में जो सोने की अंगूठी रहती थी उसे क्यों नहीं बेच देते आप, कम से कम 15-20 हजार तो मिल जाते उससे। वो तो कब का बेच चुका बेटा, कुछ महीने पहले घर में राशन तक खत्म हो गया था, ऊपर से जहाँ से राशन लिया था वहां का कर्जा भी बाकी रह गया था, तो उससे वही सब चुका दिया।
क्या पिताजी, अब राशन तक नहीं भर पा रहे? आपने हमारे लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं था क्या? इतना सुनकर प्रतिमा भी आधम की। हम लोगों को तो आपके पिताजी से एक फूटी कौड़ी की उम्मीद नहीं रहती। देखो ना आप, सासू माँ के पास ना सही साड़ी है, ना ढंग का बालों का रबड़, और ना ही अच्छा नेल पॉलिश। और आपके ठेले का हाल तो देखो, आधे सामान जंग खा रहे और बाकी खिलौने टूटे पड़े। आपके पिताजी को तो ढंग से ठेला लगाना तक नहीं आता, ऐसे व्यापार कौन करता है भला? रमेश, मानसी और ममता देवी सब सुनते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन तभी प्रतिमा ने एक ऐसी बात कह दी जिससे रमेश का खून और खौला दिया। ससुर जी, आपके जीवन का कोई अर्थ है भी कि नहीं? आप तो बस इस धरती पर एक बोझ बनकर रह गए। तभी रमेश अचानक गुस्से से फट पड़ा। बस प्रतिमा, बहुत बोल ली तुम। ये मेरे पिताजी है, मानसी के पिताजी है और मेरी माँ के पति है। हम तीनों को हक है इन्हें कुछ भी बोलने का, लेकिन तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैंने देखा तुम मेरे पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करती हो, और आज तो तुमने हद ही कर दी। पापा को धरती का बोझ बोल रही हो। आगे से जरा सोच कर बोलना, वरना तुम्हें मैं तुम्हारे माँ के छोड़ आऊंगा और लेने भी नहीं आऊंगा। हाँ, सच में भाभी, आपको इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। प्रतिमा, तुम इस घर की बहू हो, अपने ससुर का थोड़ा तो सम्मान करो। सभी ने प्रतिमा को खूब सुनाया। प्रतिमा ने तिरछी हंसी के साथ कहा, अच्छा, तो यहाँ पर मुझे बुरा बना दिया आप लोगों ने। पर ये मत भूलिए कि आप सभी तो ससुर जी को कितना बुरा भला कहते हो, ऐसी बातें करते हो जो सीने में चुभ जाती इनके। ठीक है, अगर अपमान करने का हक सिर्फ आप तीनों को ये है तो कीजिए, वैसे भी ये काम आप लोग अच्छे से करते हो। मैं चलती हूँ अपने कमरे में। प्रतिमा अपने कमरे में चली गई। वहीं रमेश ने पिताजी की तरफ देखा और बोला, पापा आप टेंशन मत लीजिए, जमीन लेने के पैसों का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। वहीं बेटी मानसी चुपचाप किचन में गई और पिताजी के लिए चाय बनाकर लाई। ममता देवी भी अपने पति के पास बैठ गई और धीरे धीरे उनसे बातें करने लगी। वहीं अब प्रतिमा अपने ससुर के लिए कुछ बुरा कहने लगती तो रमेश हमेशा भड़क उठता। और फिर एक दिन प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब तो ससुर जी का ये लोग थोड़ा सम्मान करने लगे हैं, मेरी योजना काम कर गई।